इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों मैं आपका अपना साथी लक्ष्मी एस पटेल। दोस्तों इस स्क्रीन पे जिस इंसान की तस्वीर देख रहे हैं वो किसी मामूली इंसान की तस्वीर नहीं है, बल्कि भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक नंबी नारायण साहब हैं। दोस्तों नंबी नारायण साहब 90 की शुरुआत में भारत को एक नई मुकाम पे ले जाना चाहते थे स्पेस टेक्नोलॉजी में, परंतु इनकी जो कल्पना थी, इनकी जो उड़ान थी, भारतीय राजनीति ने रौंद के रख दिया। दोस्तों आइए हम समझने की कोशिश करते थे इनकी कल्पना क्या थी, इनकी उड़ान क्या थी और वो कौन से कारण थे, वो कौन से एलिमेंट थे जिन्होंने इनकी उड़ान को रौंद दिया। दोस्तों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 90 की शुरुआत में भारत PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे एक बड़ी बढ़त ले चुकी थी। मतलब इस टेक्नोलॉजी में भारत मैच्योर हो चुका था और अपने कई सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट पे जो है कि लॉन्च कर चुका था। दोस्तों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि पोलर ऑर्बिट क्या होते हैं और वास्तव में इस मुकाम पे हासिल करने के बाद भारत क्यों नेक्स्ट स्टेप लेना चाहता था। तो नेक्स्ट स्टेप ये था दोस्तों कि भारत जियो सिंक्रोनस जो है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे काम करना चाहता था। हम इसकी दोनों की मीनिंग समझते थे। तो भारत ये पहले अचीव कर चुका था, इसके अचीव में वो आगे बढ़त लेना चाहता था। तो दोस्तों जब अर्थ को देखेंगे जब आप अर्थ को देखेंगे तो अर्थ हमारा ऐसा है और वो अपने एक्सिस पे टिल्ट होते हुए भी वो ऐसे घूमता रहता है अपने एक्सिस पे। अब होता है क्या दोस्तों कि जो हमारा ए सेक्शंस है, हम इसी सेक्शंस को पोल कहते हैं। तो इसको हम पोल कहते हैं, इसको भी हम लोग कहते हैं पोल। और किसी भी सैटेलाइट को यदि पोल पे हमें लॉन्च करना है तो बहुत हमें कम रेंज की ज़रूरत होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट को आपको धरती से जो है कि पोल पे लॉन्च करना है, मान लीजिए यहाँ पे लॉन्च करना है, तो ये अर्थ है हमारा, ये हमारी सैटेलाइट है। तो इनके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों बहुत ही नॉर्मल होती है। परंतु इसकी खासियत क्या होती है ऐसे सैटेलाइट की दोस्तों, ये अर्थ के साथ जो है कि सिंक्रोनस नहीं होता है। मतलब यदि मान लीजिए इस सैटेलाइट है, कोई पोल पे एक सैटेलाइट है आप मान लीजिए, और इसके ऊपर एक कैमरा लगा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो अर्थ जो है कि रोटेट करती है इस डायरेक्शंस में एक्सिस पे, और साथ साथ जो है कि ऐसे आगे बढ़ती रहती है। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद ये हमारा जो एरिया शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हमारा जो सैटेलाइट का जोन होगा वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम पोलर सैटेलाइट्स के हेल्प से हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम भारत एक्चुअली ये सोचा था कि हम GSLV पे काम करेंगे और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट पे लॉन्च करेंगे। और दूसरा दोस्तों ये सेक्शंस होता है, हम लोग कहते हैं इसको ऑर्बिटल सेक्शंस कहते हैं, कि हम धरती के बीचों बीच, हमारी ऑर्बिट होती है, तो हम धरती के बीचों बीच ऐसे वाले सेक्शंस पे जो है कि सैटेलाइट लॉन्च करें, क्योंकि वो धरती के साथ रोटेट करती है दोस्तों। तो जब हम ऐसे पर्टिकुलर सेक्शंस पे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, मान लीजिए हमने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और ये हमारा धरती के इस पर्टिकुलर सेक्शंस को देख रहा है, तो जैसे टाइम पास होगा दोस्तों ये सैटेलाइट भी धरती के सराउंडिंग ऐसे कॉन्स्टेंटली घूमता रहेगा। तो मान लीजिए कि इंडिया का लोकेशन ये है, हमारा इंडिया ये है दोस्तों, और इंडिया मान लीजिए ये है। जैसे ही इस टाइम के साथ अर्थ रोटेट करेगा तो हमारी सैटेलाइट यहाँ पर पहुँच जाएगी और हमारा इंडिया यहाँ पहुँच जाएगा। अब देखिए दोस्तों जब यहाँ पे इंडिया हमारा पहुँच जाएगा तो हमारी सैटेलाइट की कैमरा इंडिया की ओर है, तो कॉन्स्टेंटली इंडिया को वो देखती रहेगी। यदि हमारा सैटेलाइट यहाँ पे पहुँचता है दोस्तों तो इंडिया अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पहुँच जाएगा और हमारी सैटेलाइट इसको इस दिशा में देखती रहती है। इसका मतलब कि जितने भी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं उसकी बदौलत से हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे कॉन्स्टेंटली लगातार हम निगरानी रख सकते हैं। ऐसी सैटेलाइट की हमारे देश को ज़रूरत थी, इसीलिए नंबी नारायण साहब डिसाइड किए थे कि हमें PSLV टेक्नोलॉजी पे बढ़त लेनी है।
परंतु एक खासियत तो दोस्तों ये होती है कि जब आप इसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, यहाँ से मान लीजिए अर्थ से और इस पोल पे जो डिस्टेंस है सैटेलाइट की ऊंचाई का मान लीजिए x है, और यहाँ से और अर्थ से इसकी दूरी मान लीजिए z है यहाँ से। तो हमेशा आप देखेंगे, जब आप देखेंगे फिजिक्स में देखेंगे आप या साइंस में आप देखेंगे, तो z की जो डिस्टेंस होगी x से सदैव बड़ी होती है। मतलब कि यदि हमें इस इक्वेटोरियल ऑर्बिट पे जो है कि सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो हमें जो है कि ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। ज़्यादा दूरी तय करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा ईंधन मतलब मजबूत इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए थी कि हमारे सैटेलाइट को हमें जो है कि इस पोजीशन पे लॉन्च कर सके। ऐसी टेक्नोलॉजी हम उस समय जो है दोस्तों विश्व में क्रायोजेनिक इंजन के नाम से जानी जाती थी। और मात्र रसिया एक ऐसा देश था, अमेरिका एक ऐसा देश था जिनके पास क्रायोनिक इंजन की टेक्नोलॉजी थी, और भारत भी चाहता थी कि क्रायोनिक इंजन पे वो काम करके जल्द से जल्द क्रायोनिक इंजन को डेवलप करे और अपने सैटेलाइट को जो है कि जियो सिंक्रोनस पॉइंट पे जो है कि भेज के इंडिया को जो है कि और मजबूत बनाए, और विश्व में स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया को दिखा दे कि नहीं, हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं उनके अंदर कुव्वत है। तो इस पूरे प्रोसेस पे एक्चुअली नंबी नारायण साहब बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे। और दोस्तों नंबी नारायण साहब और उनकी टीम लगातार जो है कि क्रायोनिक इंजन पे काम कर रही थी, और क्रायोनिक इंजन के सीनियर साइंटिस्ट थे उस समय। तो इन्होंने भारत सरकार को प्रपोजल दिया कि हम यदि एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और हमें जो है कि हमारे पास कोई रिसर्च पेपर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि उस समय भारत बहुत मीडियोकर स्टेट में था। तो इन्होंने कहा कि हम रसिया को अप्रोच करते हैं। और रसिया के पास उस समय दोस्तों क्रायोनिक स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छी पढ़ थी, रसिया के पास क्रायोनिक इंजन की टेक्नोलॉजी भी थी। तो दोस्तों आप ये सब स्टोरी सुन लीजिए। इस स्टोरी में मैं पूछूंगा कि आखिर ये जो पूरा मिशन फेल हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसलिए जो है कि मैं जितनी भी स्टोरी बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों रसिया को अप्रोच किया, और रसिया ने भारत को क्रायोनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो गया। या जितने भी साइंटिफिक पेपर थे, पेपर एंड टेक्नोलॉजी देने के लिए भारत को तैयार हो गया दोस्तों। परंतु उस समय दुनिया का जो किंग माना जाता है यूएस, उस समय अपनी बोलबाला में था, क्योंकि 90s के दशक में आप जब इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको पता चलाएगा कि लगभग 90 की शुरुआत में रसिया जो है कि अप्रॉक्सीमेटली 21 कंट्री में डिवाइड हो गया था। तो रसिया का जो ओहदा था, जो रसिया का एक पोजीशन था वर्ल्ड लेवल पे, उस सेकेंड पोजीशन पे आ चुका था। उसके पहले रसिया के सामने कोई टिक नहीं सकता था किसी भी टेक्नोलॉजी में या किसी भी फील्ड में। तो रसिया और इंडिया को अमेरिका ने एनपीटी के तहत धमकी दे डाली। एनपीटी का मतलब होता है दोस्तों कि हमें न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई भी रिसर्च, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी पेपर्स एक दूसरे को शेयर नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि न्यूक्लियर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी यदि किसी बैड कंट्री के हाथ में लग गई या किसी बैड पर्सन्स के हाथ में लग गई तो वो मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक होगी, विध्वंस होगी। इसीलिए एनपीटी एक जो है कि ट्रीटी बनी है जिसके साथ सभी देश जो है कि एग्री करते हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को कभी लीक नहीं करेंगे और ऐसे एलिमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे जो मानव के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो दोस्तों एनपीटी के तहत यूएसए ने भारत को और साथ साथ जो है कि रसिया को धमकी दे डाली। और उस समय दोस्तों मैं आपको बता दूं रसिया की भी कंडीशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी, इंडिया भी ग्रोइंग फेज पे था। तो इंडिया और रसिया को लगा कि इस समय यदि हम यूएस से डायरेक्ट कॉन्फ्रेंट करते हैं या हम अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे को शेयर करते हैं तो पक्का है कि यूएस हमारे ऊपर बैन लगाएगा और उसका कंसिक्वेंस हमारे देश को और इंडिया को भुगतना पड़ेगा। फिर इंडिया ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम कोई बात नहीं,
आप एनपीटी का बैन लगा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया और यूएस इस पोजीशन पे आते हैं कि ठीक है, हम इस टेक्नोलॉजी को एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, हम इस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करेंगे। हम शेयर नहीं करेंगे बेसिकली, तो इसका मतलब है कि हम इस पे एक्टिवली काम नहीं करेंगे और हम एक दूसरे को टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं करेंगे। तो जो यूएस है, अमेरिका, वो अपने मकसद में कामयाब हो गया दोस्तों, कि जो है कि फर्स्ट स्टेप ये था कि इन दोनों कंट्री को, क्योंकि यूएस को पता था कि इंडिया को ज़रा सा भी मौका मिल जाएगा तो इस स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है कि सबको पछाड़ देगा। इसलिए जो है कि यूएस फर्स्ट स्टेप में जो है एनपीटी के तहत जो है कि दोनों कंट्री को रोक दिया और काफ़ी हैप्पी पोजीशंस में था। उसके बाद होता है क्या दोस्तों, हमारे इंडियन साइंटिस्ट मानने वाले कहाँ, वो जो है कि अपनी डील को जो है कि लेके इंडिया आते हैं और अपने इंडियंस हम पूरी टीम के साथ जो है कि एक साइंटिस्ट और इंजीनियरों की टीम बनाते हैं और वो कहते हैं कि हम क्रायोनिक इंजन पे कंटिन्यूसली काम करेंगे। ठीक है, हमारे पास रिसर्च पेपर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करके जो है कि हम उसको डेवलप करेंगे। और कॉन्स्टेंटली नंबी नारायण साहब और उनकी पूरी टीम क्रायोजेनिक इंजन पे जो है कि काम करना शुरू कर दी और काफ़ी तेज़ी से वो लोग बढ़ ले रहे थे। तब तक दोस्तों भारतीय राजनीति का एक कड़वा सच जो है कि सामने आता है, जिसके कारण नंबी नारायण साहब और उनकी पूरी टीम को जो है कि जो कि जेल जाना पड़ता है और उनके जो ऊपर आरोप लगता है दोस्तों, वास्तव में जब उस आरोप को आप सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। नंबी नारायण साहब और उनकी टीम के ऊपर ये आरोप लगता है कि ये भारत की टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड टाइम साइंस की जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, ये एक मालदीवियन जो औरत है उसको शेयर करते थे और वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किया जाता था। मतलब पाकिस्तान के साथ जासूसी करने का इनके ऊपर आरोप लगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 90s के फेज में, और 90s के फेल के पहले की थोड़ी सी आपको राजनीति जाननी पड़ेगी, केरल की राजनीति जाननी पड़ेगी बेसिकली। सो 1977 के आसपास दोस्तों केरल में दो ऐसे प्रोमिनेंट लीडर थे जिनका जो है कि बड़ा दबदबा था, बोलबाला था। एक का नाम था करुणाकरण और दूसरे का नाम था ए.के. एंटनी। और ए.के. एंटनी उस समय मात्र 37 साल के थे। और जब 1977 का फेज देखेंगे दोस्तों तो उस समय इमरजेंसी देश में लगा था। तो उस समय करुणाकरण भी बहुत एक कद्दावर नेता थे और ए.के. एंटनी साहब भी एक कद्दावर और नए उभरते हुए सितारे थे। और इमरजेंसी के दौरान में ए.के. एंटनी साहब के करुणाकरण को लीड करते हुए चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं केरल के। फिर उसके बाद के करुणाकरण साहब और उनकी टीम मेहनत करती है और जैसे ही नेक्स्ट इलेक्शंस होता है के करुणाकरण साहब जो है कि बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर। अब देखिए दोस्तों, पहले ए.के. एंटनी साहब चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद के करुणा साहब चीफ मिनिस्टर बने। और के करुणा साहब की जो पोजीशन थी केरला में वो ज़बरदस्त थी। उनकी टीम जो है कि बहुत एक्टिवली काम कर रही थी। उसके बाद वो सेकेंड टाइम भी जो है कि चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये बात जो है कि ए.के. एंटनी यानी उनकी जो एलाइट टीम थी वो पसंद नहीं आती है। उनको लगता है कि हमें जो है कि कैसे न कैसे डिरेल करना है इनकी गवर्नमेंट को, इनकी सरकार को गिराना है और अपने आप को पावर में लाना है दोस्तों एक उसी दौरान एक बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत इंटरेस्टिंग, पर हमारे वैज्ञानिकों के लिए वो बड़ा दुख भरा खेल होता है दोस्तों। उसके बाद जो होता है कि भारत के एक पुलिस ऑफिसर हैं, बेसिकली केरला के पुलिस ऑफिसर हैं दोस्तों। इस विजयन वो क्या करते हैं कि एक मालदीवंस औरत होती है जिसका नाम है मरियम रसीदा, उसके साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ऑफकोर्स मरियम रसीदा डिनाई कर देती हैं और डिनाई करने के बाद इस विजयम इसकी जो है कि जानकारी खगोलने की कोशिश करते हैं और पाते हैं कि मरियम रसीदा अपनी वीज़ा का जो डेट होता है उसको एक्सपायर करने के बाद भी भारत में रह रही है। उसके बाद इस विजयन जो है कि उसके ऊपर जासूसी का आरोप लगा देते हैं कि ये भारत की जो है कि इंफॉर्मेशन को जासूसी करने के लिए भारत में रह रही है और ओवर स्टे वीज़ा पे काम कर रही है, मतलब ओवर वीज़ा के एक्सपायर होने के बावजूद भी भारत में काम कर रही है।
अब देखिए होता है दोस्तों क्या कि एक एंटनी साहब के करुणाकरण की जो है कि सरकार को डिरेल करना चाहते थे, उनकी सरकार को गिराना चाहते थे। उन्होंने ऐसे मैटर को देखा कि वास्तव में ये जासूसी का मामला है, मतलब कि पूरे देश में राजनीतिक भूचाल मचाने वाला मामला है। तो वो जो है कि उस समय केरल के आईजी ऑफ पुलिस थे रमन श्रीवास्तव के पास मिलते हैं और ये कहते हैं कि ये जो केस है मरियम रशीदा का, उसको जो है कि तुल दिया जाए, उसको जो है कि बढ़ा दिया जाए और इसमें जितने जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये जासूसी का मामला था दोस्तों। तो जासूसी के मामले में वास्तव में पूरे देश में एक हंगामा होना लाजमी सी बात थी। तो दोस्तों क्या होता है कि आईजी रमन श्रीवास्तव जो थे और केरला की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, उसके बाद जो है कि फौजिया हसन को, जो इसकी फ्रेंड थी मरियम रसद, उसको फ्रेंड को गिरफ्तार करते हैं। और डी शशि कुमारन, ये उस समय दोस्तों इसरो के क्रायोजेनिक सेक्शंस के हेड इंजीनियर, मतलब हेड साइंटिस्ट थे, चीफ साइंटिस्ट थे। तो डी शशि कुमारन को, के चंद्रशेखरन को और एस के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इन दोनों औरतों के कांटेक्ट में ये लोग भी थे, कभी ना कभी बात हुई थी, कहीं ना कहीं होटल में जो है कि डिस्कशन हुआ था। क्योंकि ऑफकोर्स ये मालदी अनुमन थी, ये भी डिफरेंट एजेंसीज में काम करती थी, इंडिया आती थी, तो कहीं ना कहीं मीटिंग होना है। क्योंकि उस समय जो है कि ये जो टेक्नोलॉजी थी दोस्तों एक बूम कर रही थी, तो इन साइंटिस्टों को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ता है और अपनी अपनी बातों को रखना पड़ता है। तो उस दौरान जो है कि जिनके जिनके जो है कि टच में थी सबको अरेस्ट कर लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद 30 नवंबर 1994 को नंबी नारायण साहब के ऊपर जो है कि गंभीर आरोप लगाते हुए इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इनको 50 दिन तक जेल में रहना पड़ता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि जब उस समय न्यूज़पेपर की हेडलाइन आप देखेंगे, तो उन हेडलाइन आप देखेंगे तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा। भारतीय राजनीति का मतलब एक ऐसा पल आपको चेहरा दिखेगा कि वास्तव में आपको ये तकलीफ होगी कि वास्तव में इतनी गंदी राजनीति जो हमारे देश के साइंटिस्टों को भी ड्रैग करके जेल में डाल दी। हमारी पूरी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा था उसको कम से कम 10 से 15 साल पीछे कर दी दोस्तों। तो दोस्तों 23 नवंबर 1994 को नंबी नारायण साहब को बिना बताए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। 50 दिन तक वो जो है कि जेल में रहते हैं, कस्टडी में रहते हैं। और उस समय का न्यूज़पेपर के जब आर्टिकल देखेंगे तो आप पाएंगे कि न्यूज़पेपर की आर्टिकल ये थी कि नंबी नारायण साहब पाकिस्तान की जासूसी करते समय जो है कि गिरफ्तार, मतलब पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे जो है कि इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब एक भारत के एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जो भारत को नई आयाम देना चाहता था, नई ऊंचाई देना चाहता था, जो क्रायोजेनिक इंजन पे ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा था अपनी टीम के साथ, पर एक गंदी पॉलिटिक्स और ऐसे लेचेरियस, ऐसे बैड जो है कि पुलिस ऑफिसर के कारण जो है कि उनको जेल में रहना पड़ा दोस्तों। इसकी जो है कि नंबी नारायण साहब और उनकी पूरी टीम को जो है कि आईबी ने, केरल आईबी ने जो है कि, और वहाँ की जो लोकल पुलिस थी वो गिरफ्तार कर ली थी। और 50 दिन का जब अरेस्ट हुए थे दोस्तों ये, उसके बाद ये बड़ा सेंसिटिव मैटर था कि देश के एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट के ऊपर का यह आरोप था। इसके लिए इस पूरे केस को जो है कि सीबीआई ले लेती है दोस्तों। और सीबीआई अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है तो पाती है कि जो नंबी नारायण साहब थे उनका जो है कि इस केस से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब उन्होंने कोई जासूसी का काम नहीं किया, उन्होंने कोई पेपर लीक नहीं किया है। और उनको 50 दिन के बाद दोस्तों जेल से रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों। परंतु दोस्तों होता क्या है कि आप सोचिए कि किसी भी साइंटिस्ट जो इतने बड़े लेवल पे काम करे, देश को नई ऊंचाई पे ले जाने की सोचे, और उसके साथ ऐसा हो जाए जो पूरा देश इनको जो गाली देना शुरू कर दे, तो उनके मोरल का क्या हुआ होगा दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों होता है कि हर कोई इनको शक के नज़रिए से देखने लगता है। फिर पूरी जो है कि क्रायोजेनिक इंजन की जो टीम होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है अपने मिशन से।
फिर उसके बाद जो है कि सीबीआई इनको जो है कि क्लीन चिट देती है दोस्तों, फिर सुप्रीम कोर्ट भी इनको क्लीन चिट देती है, फिर सुप्रीम कोर्ट तो ये भी आर्डर कर देती है दोस्तों कि इनको जो है कि 50,000 का जो है 50 लाख का जो है कि मुआवजा केरल गवर्नमेंट दे। परंतु केरल गवर्नमेंट दोस्तों, केरल गवर्नमेंट जो कि 50 की जगह 1.3 करोड़ रुपया इनको देती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि 1.3 करोड़ रुपया ऐसे भारत के साइंटिस्टों के लिए कुछ नहीं है। आप देखिए कि एक जो है कि मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि ब्रह्मोस का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट अभी जल्दी फिलीपीन कंट्री को हम लोग ने डील किया है, वो मोर देन 374 करोड़ के ऊपर था, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट। और ऐसे साइंटिस्ट जो इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, भारत को मतलब क्रायोनिक इंजन पूरा डेवलप करके देने वाले थे, उनकी पूरी टीम लगी हुई थी। एक साइंटिस्ट की जो कीमत हम पैसे से नहीं आका कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा अपना जजमेंट दिया था और उस जजमेंट पर उनको कहा था कि 50 जो है कि लाख इमीडिएट कंपनसेशंस के रूप में दिया जाए, पर केरला गवर्नमेंट ने 1.3 करोड़ दिया था दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि 2019 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था, इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। अवार्ड से नवाजित किया गया था दोस्तों। अब दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो स्टोरी सुना, आप मुझे बताइए कि एक तो पॉलिटिकल डिरेल की स्टोरी थी, एक लेचेरियस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया और उसके कारण हमारे साइंटिस्टों को सफ़र करना पड़ा, उसके कारण नम्बी नारायण साहब को जेल जाना पड़ा, उसके कारण पूरा जो है कि हमारा क्रायोनिक इंजन का जो डेवलपमेंट का फेज चल रहा था, हम स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे थे, लगभग 10 से 15 साल के लिए डिले हो गया। मतलब जो हमें वर्ल्ड के लेवल पे हमें जो है कि 2-3 साल में जो सफलता मिलने वाली थी, वो हमारी ध्वस्त हो गई। तो आपसे मेरा प्रश्न ये है दोस्तों कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जरा मंथन कीजिए। यदि आप इसके कोर पॉइंट तक यदि पहुंच जाते हैं, इसका मतलब कि आपकी थिंकिंग वास्तव में जबरदस्त है। दोस्तों आप समझिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं। दूसरा है कि करप्ट ऑफिसर जिम्मेदार है। बताइए दोस्तों कौन जिम्मेदार है, पहला या दूसरा? कि ये जो पूरा जो है कि हमारे साइंटिस्टों ने सफ़र किया, बदनामी झेला, फिर हमारा क्रायोजोनिक जो इंजन का प्रोजेक्ट था 10 से 15 साल के लिए पीछे चल गया। जो हमें लीड मिलनी चाहिए थी, भारत जो बढ़त लेना था पूरी दुनिया में, एक अभी भी भारत दोस्तों साइंस के कई फील्ड में दुनिया से बहुत आगे है, यूएसए रसिया से भी आगे है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है कि भारत एक नया बढ़ता हुआ चेहरा उभर के सामने आता, दुनिया को चकित कर देता। परंतु एक बैड पूरे सिस्टम के कारण जो है कि पूरा प्रोजेक्ट 10 से 15 साल डिले हो। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बैड पॉलिटिशियन जिम्मेदार है कि करप्ट सिस्टम जिम्मेदार है, या कौन उसका जिम्मेदार है? मैं दो ऑप्शन दिया हूँ, पर आप और सोचिए और मंथन कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप मंथन कीजिएगा और कमेंट में जो है कि पूरी डिटेल बताइएगा मुझे। इसके लिए दोस्तों पॉलिटिशियंस एंड करप्ट ऑफिसर तो जिम्मेदार हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। पर सच बताऊं, जो इसके पीछे का गेम था, जब आप इसकी पूरी आप नम्बी नारायण साहब का इंटरव्यू पढ़ेंगे तो इसके पीछे का पूरा गेम जो रचा गया था, उसने अमेरिका ने रचा था। अमेरिका ने रचा था पूरा का पूरा गेम। जो आप ये देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा गेम अमेरिका ने रखा था। और अमेरिका की एक CIA एजेंसी जो थी इसके पीछे जिम्मेदार थी। उसने ऐसा खेल रचा कि भारत के जो राजनीतिज्ञों को, भारत के गधे पुलिस अफसरों को नहीं पता चला, और उन्होंने पूरे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, होता है ना कि जब आप बुद्धिमान नहीं हैं तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाए तो आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और CIA, अमेरिका की CIA ने ऐसा खेल रचा कि इन ऑफिसरों ने जो है कि भारत के एक प्रोमिनेंट
साइंटिस्ट को अरेस्ट करके उनकी मोरल को तोड़ दिया दोस्तों। पर हालांकि ऐसे साइंटिस्ट इतने आसानी से टूटने वाले नहीं होते हैं, उनके अंदर राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी होती है दोस्तों। रवि नारायण साहब को झेलना जरूर पड़ा, फिर भी वो जो है कि भारत के कई साइंटिस्टों के साथ एसोसिएट होकर अच्छी अच्छी बातें जो है कि बताते रहते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। परंतु यदि आप इसकी जानकारी लेनी है दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की, तो आप नेट पे जाइए, कई वेबसाइट हैं और इवन कई ऑथेंटिकेटेड न्यूज़पेपर्स भी हैं। द हिंदू आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है कि एक्सप्रेस आता है, फिर उसके बाद ईवेस की एक दो जो है कि, और ब्रिटेन की एक दो जो है कि न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, उनको भी देख लीजिएगा। वो बहुत ट्रांसपेरेंट वे में और बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को एक्सप्लेन की है। और नंबी नारायण साहब का इंटरव्यू पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में हम कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति जो है कि गंदी राजनीति का शिकार उस समय हुई थी, और अभी भी आप देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति गंदी राजनीति का शिकार होती ही जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि नौजवान साथियों, आप लोगों को आना चाहिए, बढ़त लेनी चाहिए, आप लोगों को सिस्टम से सवाल करना चाहिए, आप लोगों को पता चलिए कि ग्रे मैटर कहाँ है, कौन सा वाइट मैटर है, और हमें जो है कि किस एरिया में अब फोकस करना है। देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ होती है दोस्तों, पर साइंस और टेक्नोलॉजी और भी सारे सेक्टर्स जो है कि आप यदि उस पर बढ़त लेना चाहते हैं, उस पर लीड करना चाहते हैं, तो आपका जागना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप जगेंगे नहीं दोस्तों, वैसे भारत कहीं ना कहीं गलत चीज़ों का शिकार होता रहेगा और हम वक्त के साथ पीछे होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।